जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज पॉलिटिकल साइंस के एपिसोड 5 के अंदर आपकी जो सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसके पहले चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उसकी MCQ प्रैक्टिस सीरीज है वो लेके आए हैं। आपको अच्छे से इसके अंदर भाग लेना है, एक एक चीज़ को समझना है, फिर प्रश्न का जवाब भी आपको देना है। लास्ट में आप आज टोटल कितने प्रश्न सही हुए वो कमेंट सेक्शन में शेयर भी करना है। एक तरीके से एक बार फिर आपका इस चैप्टर का अच्छे से रिवीजन है वो भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस्ट विशेष आपको। ये रहा पहला प्रश्न। भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, इंग्लिश में जिसे कहते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी, नाम से प्रसिद्ध भाषण किस प्रधानमंत्री ने दिया? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, अच्छे से इनको देख लीजिए भी इस प्रश्न का सही उत्तर है वो क्या होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन 2, बिल्कुल सही, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आपको पता है भारत 14-15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, मध्य रात्रि को। तो मध्य रात्रि को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक स्पीच दिया था और उस स्पीच का नाम है भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। चलिए साहब, दूसरा प्रश्न। हिंदुस्तान के लिए कौन सा साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखा है। अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन कौन सा साल रहा? 47, 57, 67 या 77? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 1947, बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन। 1947 को आज़ादी मिली, लेकिन देश के बंटवारे के साथ, और साथ में ही बहुत अभूतपूर्व हिंसा है वो हुई, बहुत बुरा हाल रहा इंडिया का। अगला प्रश्न। स्वतंत्र भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी। ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। देश को एकता के सूत्र में बांधने की, देश में लोकतंत्र को कायम करने की, देश का आर्थिक विकास करने और गरीबी खत्म करने की, या उपयुक्त सभी। भी कोई एक कथन सही है या एक से ज्यादा सही है ये बताना है। प्रमुख चुनौती, तो क्या है सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन 4, बिल्कुल सही। तीनों ही, पहली, दूसरी और तीसरी, तीनों ही स्वतंत्र भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी। और आपको पता है 2 नंबर या बड़े प्रश्नों के रूप में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों के नाम अच्छे से आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, अगला प्रश्न। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आप सबको अच्छे से ये क्लियर है। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न जी। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने की थी? द्विराष्ट्र, 2 राष्ट्र की बात। भी देश जब आजाद हो रहा था तो उस टाइम ये मांग किसने की भी 2 देश बना दिया जाए हिंदुस्तान के? ये बात किसने की? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। तो सही उत्तर बिल्कुल सही, चौथा ऑप्शन। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग ने। और इस द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार उनकी मांग थी भी भारत किसी एक धर्म का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम के 2 धर्मों का देश था। इस कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग है वो की थी। अगला प्रश्न। स्वतंत्र भारत के सामने मुख्य तौर पर तात्कालिक चुनौती कौन थी? क्या थी? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। एक प्रश्न पहले पढ़ा हमने, याद आ रहा होगा, तीसरा प्रश्न किया था कि स्वतंत्र भारत के सामने प्रमुख चुनौती। सिर्फ ऐसी बात आती है तब हमने कहा भी 3 प्रमुख चुनौतियां मानते हैं, लेकिन यहां प्रश्न की भाषा में थोड़ा सा हेरफेर है और आपसे पूछा है तात्कालिक, यानी सबसे पहले किस चुनौती से निपटना जरूरी था, सबसे जरूरी कौन सी मानी गई? तो वो सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन,
देश को एकता के सूत्र में बांधने की। ये ध्यान रखिएगा, ये स्वतंत्र भारत के सामने प्रमुख तात्कालिक चुनौती थी। पहले देश को एक करना जरूरी था क्योंकि देश रियासतों में और ब्रिटिश प्रांतों के अंदर बंटा हुआ था और अंग्रेज जाते जाते अंगुली भी लगा गए थे रियासतों को। अगला प्रश्न, ब्रिटिश इंडिया को कितने भागों में बांटा गया? ब्रिटिश इंडिया को कितने भागों में बांटा गया भाई? 2, 3, 4 या 5? तो ब्रिटिश इंडिया को 2 भागों में, और 2 कौन से ऑप्शन में है ये गौर कर लेना। 2 भागों में, और 2 कौन से ऑप्शन में है? पहले के अंदर। कई बार एग्जाम में गलती हो जाती है, 2 करके बच्चे हैं वो 2 नंबर ऑप्शन लगा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर 2 है। तो 2 कौन से ऑप्शन में है? वो है पहले ऑप्शन में। तो ब्रिटिश इंडिया को 2 भागों में बांटा गया, एक भारत यानी इंडिया और दूसरा पाक यानी पाकिस्तान के रूप में। चलिए अगला प्रश्न, सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध रहे हैं? सीमांत गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफार खान, पंडित जवाहरलाल नेहरू या मोहनदास करमचंद गांधी? सीमांत गांधी के नाम से। बहुत प्यारा प्रश्न है। चलिए शिवा दीजिए जवाब भाई। तो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 2, खान अब्दुल गफार खान को किस नाम से जाना गया? सीमांत गांधी के नाम से। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जानते हैं? इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपनाम से जाना जाता है? नेहरू जी को चाचा कहते हैं, गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न, पंजाब और बीच में खालिस्तान दिया गया है का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। तो एक स्टेट तो पंजाब, दूसरा स्टेट यहां पर आपको यह बताना है भी पंजाब के अलावा दूसरा स्टेट कौन सा था जिसका बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ? हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर या बंगाल? क्या है सही उत्तर? बिल्कुल सही, और सही उत्तर है वो है बंगाल। पंजाब और बंगाल इन दोनों प्रांतों का बंटवारा है वो विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। अगला प्रश्न जी, पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत के उस नेता का नाम बताइए जो द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोधी था। बहुत प्यारा प्रश्न। पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत के उस नेता का नाम बताना है जो द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोधी था। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या होगा जी सही उत्तर? और सही उत्तर है वो है अब्दुल गफ्फार खान। अभी अभी अपनों ने किया था। ये किस नाम से जाने जाते हैं? ये सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। सीमांत गांधी के नाम से इन्होंने भी द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। यानी इसका मतलब जब देश का बंटवारा हो रहा था तो सभी मुसलमान ये नहीं चाहते थे भी देश का विभाजन हो। तो उन मुसलमानों में खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम भी आता है, लेकिन फिर भी इनको नज़रअंदाज किया गया और इनके एरिए को भी पाकिस्तान में मिला दिया गया था। अगला प्रश्न जी, 1951 के समय भारत की आबादी में कुल कितने मुसलमान थे? 1951 की जो जनगणना हुई, आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 के अंदर हुई। आपको पता है भारत के अंदर पहली जो जनगणना हुई वो 1872 में हुई, उसके बाद में 1881 और इसके बाद में हर 10 वर्ष बाद जनगणना है वो स्टार्ट हो गई थी। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। तो उस टाइम मुसलमान कितने थे? तो सही उत्तर बिल्कुल सही आपका, और वो है ऑप्शन 2, 12%। तो 12% उस टाइम मुसलमान थे। अंतिम जो जनगणना हुई है भारत की 2011 में हुई है। 21 वाली कोविड के कारण नहीं हो पाई, और 2011 वाली की बात करें तो लगभग 14% है वो देश के अंदर मुसलमान हैं। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 1947 के दिन महात्मा गांधी कहां थे? 14-15 की मध्य रात्रि को देश आजाद हो गया। संविधान सभा में नेहरू जी ने स्पीच दे दिया। अगले दिन जश्न मनाना था 15 अगस्त 1947। तो उस दिन गांधी जी कहां पर थे?
स्वतंत्रता आंदोलन में इनका बहुत बड़ा रोल, लेकिन क्या ये जश्न में शामिल थे? नहीं थे। और ये कहाँ थे उस टाइम? ये थे जी कोलकाता में। बहुत प्यारा प्रश्न, ये कोलकाता में, क्योंकि आपको पता है पंजाब बंगाल के अंदर बहुत बड़ी जो हिंसा है वो उस टाइम हुई, दंगे हुए, उन दंगा पीड़ितों को संभाल रहे थे, दंगा रोकने की कोशिश है वो उस टाइम कर रहे थे, तो कोलकाता में थे। अगला प्रश्न जी, महात्मा गांधी शहीद हुए, वो तारीख बतानी है भी। गांधी जी को नथुराम गोडसे ने गोली मारी, कितनी गोलियां मारी थी? 3 गोलियां मारी थी सुबह सुबह जब वो प्रार्थना सभा में जा रहे थे, तो वो तारीख आपको बतानी है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो सही उत्तर क्या है? बिल्कुल सही, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी शहीद होते हैं। अगला प्रश्न जी, आजादी के समय भारत के अंदर कुल कितने रजवाड़े थे, यानी रियासतें हैं वो उस टाइम कितनी थी आजादी के समय? 565, 572, 575 या 582? तो सही उत्तर क्या है जी? कुल रजवाड़े रियासतें वो थी जी, ऑप्शन 1 सही है, 565 रियासतें रजवाड़े हैं वो उस टाइम थे। अगला प्रश्न, सबसे पहले किस रियासत ने अपनी आजादी की घोषणा की थी? क्योंकि आपको पता है अंग्रेज जाते जाते कह गए थे रियासतों को, आप भी आजाद हो और आपकी मर्जी है, आप भारत में रहना चाहें तो भारत में मिल जाएं, पाकिस्तान में जाना चाहें तो पाकिस्तान में चले जाएं, और आजाद रहना चाहें तो आजाद रह जाएं। तो सबका मन कर रहा था रियासतों के राजाओं को भी, क्यों ना हम भी आजाद हो जाएं, लेकिन इतना आसान थोड़ी था इनके लिए। तो सबसे पहले किस रियासत ने अपनी आजादी की घोषणा की थी? तो वो रियासत कौन सी थी भाई? सही उत्तर है वो है त्रावणकोर। त्रावणकोर, केरल के अंदर त्रावणकोर रियासत थी जिसने सबसे पहले अपनी आजादी की घोषणा की थी। और उसके बाद में दूसरा नाम किसका आता है? हैदराबाद ने भी पहले कोशिश की भी हम आजाद हो रहे हैं। अगला प्रश्न, देसी रियासतों को भारत में मिलाने पर किसने ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी? देसी रियासतों के एकीकरण के अंदर सबसे प्रमुख भूमिका किसकी है? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो सही उत्तर बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन इसका सही, सरदार पटेल। देसी रियासतों के एकीकरण के अंदर इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है वो रहा था। चलिए साहब अगले प्रश्न की बात करते हैं, और प्रश्न है रजवाड़ों के भारत में विलय के सहमति पत्र को क्या कहा जाता है? जब देसी रियासतें भारत के अंदर मिलना चाहती थी तो उन्हें एक सहमति पत्र के ऊपर साइन करने होते थे भी हम भारत के अंदर मिलना चाह रहे हैं यानी मिल रहे हैं। तो उस सहमति पत्र का क्या नाम था? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो इस सहमति पत्र का नाम है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, दूसरा ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये सहमति पत्र का नाम था। अच्छे से इसको लिख कर भी अभ्यास कर लीजिएगा, बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न हैं, अच्छे से चैप्टर का रिवीजन भी हो रहा है। किस रियासत का भारतीय संघ में विलय अन्य की तुलना में कठिन साबित हुआ? 565 रियासतें थी, बहुत सी रियासतें भारत में मिलना चाहती थी, कुछ आनाकानी कर रही थी, और जो आनाकानी कर रही थी उन्हीं को मिलाना कठिन साबित हो रहा था। तो वो कौन सी है? जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, या फिर ये तीनों ही? तो सही उत्तर ऑप्शन 4, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन 4 है जी, क्योंकि जूनागढ़ गुजरात एरिया वाला, हैदराबाद और मणिपुर ये तीनों ही आनाकानी कर रही थी, तीनों ही आजाद होना चाहती थी। तो इनको आसानी से, कोई जूनागढ़ का तो मन कर रहा था पाकिस्तान में मिल जाऊं, अरे भैया ऐसे कैसे मिल जाओगे? तो ये तीनों ही इनको भारत के अंदर मिलाने में कठिनाई हुई, इसलिए ये तीनों का ही नाम आएगा। तो उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन 4। 19वां प्रश्न, हैदराबाद के शासक को कहा जाता था, हैदराबाद के शासक है वो क्या कहलाते थे? सुल्तान, राजा, निजाम या वजीर? तो सही उत्तर क्या है?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और वो है निजाम। हैदराबाद के शासकों को क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था। अगला प्रश्न जी, एक अर्धसैनिक बल जिसका नाम है रजाकार, इसका संबंध किस रियासत से रहा है? एक अर्धसैनिक बल की टुकड़ी है जिसका नाम रजाकार था, और किस रियासत से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। बिल्कुल सही उत्तर है वो है हैदराबाद। हैदराबाद रियासत, क्योंकि जब वहाँ पर आंदोलन, तेलंगाना के जो किसान आंदोलन कर रहे थे वहाँ के नवाब के विरोध के अंदर, निज़ाम के विरोध में, तो फिर वहाँ के निज़ाम ने अपने अर्धसैनिक बलों, रजाकारों को कहा भी इनका दमन कर दिया जाए, और तब भारतीय सेना ने वहाँ पर क्या किया था? हस्तक्षेप किया था। भारतीय सेना ने हस्तक्षेप, ऑपरेशन पोलो चलाया था, और सितंबर 1948 के अंदर, सितंबर 1948 के अंदर भारतीय सेना की कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद को किसके अंदर विलय कर लिया गया? भारत के अंदर विलय है वो कर लिया गया। अगला प्रश्न जी, कौन सी देशी रियासत यथास्थिति समझौते की पक्षधर थी? बहुत प्यारा प्रश्न, एक एक चीज क्लियर हो रही है इस ऑब्जेक्टिव पेपर से। कौन सी देशी रियासत यथास्थिति समझौते की पक्षधर थी? हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर या मणिपुर? बहुत अच्छा, बहुत से फटाफट जवाब दे रहे हैं, और सही उत्तर है वो है हैदराबाद। बिल्कुल हैदराबाद। हैदराबाद, जब हम हैदराबाद रियासत की बात करते हैं, निज़ाम की बात करते हैं जो कि आज़ाद रहना चाहता था, तो निज़ाम ने क्या किया था? नवंबर 1947 के अंदर भारत के साथ अपनी यथास्थिति, यानी जैसा है वैसा ही हमें रहने दीजिए, इसका एक समझौता कर लिया था। और ये समझौता कितने टाइम के लिए था? 1 साल के लिए था। और उस 1 साल के दौरान भी भारत सरकार, यानी जो हमारे पटेल साहब है, वो हैदराबाद के निज़ाम से उस टाइम भी लगातार बातचीत कर रहे थे, भैया मान जा, साइन कर दे इंस्ट्रूमेंट उसके ऊपर, सहमति पत्र के ऊपर, और लास्ट में सैनिक कार्रवाई से मिला ही लिया। अगला प्रश्न, बोध चंद्र सिंह किस रियासत के महाराज थे? बहुत बढ़िया प्रश्न। बोध चंद्र सिंह का संबंध किस रियासत से है? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट जवाब आते हैं तो अच्छा लगता है। इसका मतलब आप बहुत अच्छे से अभ्यास करते जा रहे हो। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान मिशन है अपना अब की बार 90 पार, और आप सबके सहयोग से हम उसको प्राप्त कर ही लेंगे, और 90 से ऊपर अब तो 100 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन, मणिपुर। बोध चंद्र सिंह है वो किस रियासत के महाराज थे? मणिपुर के महाराज थे। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का पहला भाग कौन सा है जहां सार्वभौम मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर जून 1948 में चुनाव करवाया गया? सार्वभौम मताधिकार यानी सभी को, महिला, पुरुष, युवा, सबको मताधिकार का जो प्रयोग है वो करने की अनुमति मिली। ये भारत के अंदर कहा जाता है, जब पहली बार चुनाव हो रहे थे तो सब नेहरू जी के कह रहे थे ये आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो, भी सभी को मतदान का अधिकार दे रहे हो, क्योंकि उस टाइम दुनिया के बहुत से देशों के अंदर महिलाओं को मताधिकार करने का अधिकार नहीं था, लेकिन भारत ने स्टार्टिंग से ही महिलाओं को भी मत देने का अधिकार है वो दिया था। और ऐसा प्रयोग जून 1948 में हो भी गया। किस रियासत में हुआ? बिल्कुल सही उत्तर आपका है मणिपुर के अंदर। मणिपुर पहला भाग, पहला एरिया, पहला प्रांत, पहली रियासत थी जिसने सार्वभौम मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर जून 1948 में चुनाव करवाए। अगला प्रश्न, सन 1920 में कांग्रेस का खालिस्तान अधिवेशन हुआ था। 1920 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, वो कहां पर हुआ ये आपको इसके अंदर बताना है। तो 1920 में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? याद होगा आपको, 1885 के अंदर। भारत जब गुलाम था तभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, जिसे शॉर्टकट में कांग्रेस कहा जाता है। तो इसका 1920 का अधिवेशन यानी जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर है वो है नागपुर के अंदर। नागपुर महाराष्ट्र के अंदर ये सम्मेलन है वो हुआ था। और इस सम्मेलन की एक खासियत है
क्योंकि इस सम्मेलन के अंदर नेताओं ने यह कहा था भी जब देश आजाद हो जाएगा तो हम भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे। इसलिए यहां पर जिक्र आ रहा है भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात हुई थी। किस अधिवेशन में? कांग्रेस के 1920 में, जो कहां हुआ था? नागपुर के अंदर। अगला प्रश्न जी, दिसंबर 1952 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? बहुत प्यारा प्रश्न। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला भारतीय राज्य, आजादी के बाद जो पहला भाषा के आधार पर राज्य बना, कौन सा है? बिल्कुल तीसरा ऑप्शन, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है। क्योंकि आपको पता है आजादी के टाइम ही ये बातें चल रही थी भी स्टेट्स हैं वो भाषा के आधार पर बनेंगे, लेकिन देश आजाद हो गया तो गवर्नमेंट को लगा यार इससे तो गड़बड़ हो जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी, देश के और टुकड़े होने की संभावना हो जाएगी। तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको पेंडिंग में डाल दिया, यार देखेंगे अभी तो नहीं बनाएंगे। लेकिन आपको पता है तभी आंध्र आंदोलन चल गया भी। मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी लोगों ने एक अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया था और तब भी नहीं मान रहे थे। तो आपको नाम याद आ रहा होगा, आंध्र आंदोलन के प्रमुख कांग्रेसी नेता पोटी श्री रामालू वो अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा भैया बनाना पड़ेगा, और अनशन पर बैठे थे ये 19 अक्टूबर 1952 को। और 56 दिन बाद, 56 दिनों के अंदर यानी 15 दिसंबर 1952, 56 दिन के अनशन के बाद इनकी भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो जाती है। बहुत हिंसक घटनाएं होती है, पुलिस फायरिंग होती है, लोग मारे जाते हैं, और मद्रास के बहुत से जो एमएलए चुने हुए थे वो भी विरोध जताते हैं और अपनी सीट से इस्तीफा तक दे देते हैं। तब सरकार झुकती है और दिसंबर 1952 को नेहरू जी घोषणा कर देते हैं भी ठीक है भाषा के आधार पर बना दिया जाएगा। पोटू सिरार रामल्लू के निधन के बाद उनकी उस मांग को मान लिया जाता है और आंध्र प्रदेश देश का पहला भाषा के आधार पर राज्य बनता है। चलिए साहब, अब जैसे ही आंध्र प्रदेश बन गया तो दूसरे राज्य भी मांग करने लगे भी और हमें भी भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाएं। तो सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, इसलिए इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है, फजल अली। तो राज्य पुनर्गठन आयोग है वो कब बनाया गया था ये बताना है, और सही उत्तर है बिल्कुल 1953 में। दिसंबर 52 में आंध्र प्रदेश बन गया और 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग की स्थापना है वो हो जाती है। और इसको कहा जाता है भैया अब आप गौर करो भी राज्यों की सीमाओं का निर्धारण है वो किस प्रकार से करना है। तो इस आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा था भी राज्यों का जो सीमांकन है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। तब संसद के अंदर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास होता है। आपको बताना है राज्य पुनर्गठन अधिनियम है वो संसद में कब पास होता है, वो ईयर बताना है आपको, और वो है बिल्कुल 1956 में। 1956 में, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या हुआ, 1952 में, दिसंबर 1952 में भाषा के आधार पर राज्य बन गया आंध्र प्रदेश। उसके बाद दूसरे राज्यों ने घोषणा कर दी हम भी अलग होना चाहते हैं, तो 1953 में क्या बना दिया, राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया। 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और अनुशंसा कर दी, सिफारिश कर दी भैया भाषा के आधार पर बना दीजिए। और फिर 1956 के अंदर संसद में कानून पास हो गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम है वो लागू हो गया। चलिए साहब, फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो कि 1956 में बना, इसके आधार पर देश के अंदर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए ये और बता दीजिए आप। हम सिर्फ एक एक नंबर नहीं, दो दो नंबर, तीन तीन नंबर तक के प्रश्नों की सारी बातों को इसमें अपनी इस सीरीज में शामिल कर रहे हैं ताकि ये हर बात आपके क्लियर है वो हो जाए। तो क्या है जी सही उत्तर? बिल्कुल, और वो सही उत्तर है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 के तहत 14 स्टेट्स बनाए गए
और 6 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है वो बनाए गए थे। और आज वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत के अंदर कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है जी। ये कहानी यहां तक आ गई। हालांकि पहले आपको पता है 29 राज्य थे, फिर और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर जम्मू कश्मीर को वापस तोड़कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बना दी, तो फिर राज्य वापस 28 हो गए और केंद्र शासित प्रदेश 7 और 2 9 हो गए। और फिर दमन दीव और उनको वापस मिलाकर दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक यूनियन टेरिटरी बना दी, तो 9 से वापस क्या हो गई? 8 हो गई। तो इस प्रकार से चेंज है वो सरकार की तरफ से होते रहे। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से ऐसे राज्य का नाम बताइए जो पहले केंद्र शासित राज्य था। केंद्र शासित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश था, एक ही बात है वो तो, यानी जो यूनियन टेरिटरी था, भी सीधा ही स्टेट नहीं बना था, पहले यूनियन टेरिटरी बना, बाद में उसको राज्य का दर्जा है वो दिया गया। तो बताइए कौन सा है? गोवा, मणिपुर, हिमाचल या सभी? बिल्कुल, वैसे ही आपको उपरोक्त सभी दिखते ही इसी पर चलते हो, लेकिन फिर भी ध्यान देना चाहिए भी सारे सही हो भी सकते हैं या नहीं। बिल्कुल यहां पर चौथा ही ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। गोवा पहले यूनियन टेरिटरी था, बाद में स्टेट बना, ऐसा ही मणिपुर के साथ हुआ और ऐसा ही हिमाचल प्रदेश के साथ हुआ। तो 1 नंबर वाले प्रश्नों में, थ्योरी वाले प्रश्नों में भी बनता है भी ऐसे राज्यों के नाम बताइए जो पहले यूनियन टेरिटरी थे, बाद में स्टेट का दर्जा मिला। तो गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, ऐसे काफी राज्य देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न जी, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बनने से पहले ये किस मूल राज्य के अंग थे? बहुत प्यारा प्रश्न। भी गुजरात और महाराष्ट्र जो स्टेट्स बने उससे पहले ये किस मूल प्रांत के हिस्से थे? मुंबई, मैसूर, मद्रास या फिर बृहत्तर पंजाब? तो जी ये था इसका सही उत्तर। क्या है जी? और सही उत्तर है मुंबई। मुंबई। फिर मुंबई के अंदर जब भाषा के आधार की बात चली थी तो मराठी भाषा बोलने वाले और गुजराती भाषा बोलने वालों को अलग अलग कर दिया। मराठी बोलने वालों के लिए स्टेट बन गया महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वालों के लिए बन गया जी गुजरात। और ये बंटवारा कब हो गया? 1960 के अंदर। तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य है वो बनाए गए, जो पहले किसका हिस्सा थे? पूरा वो मुंबई प्रांत था। ठीक है जी। अगला प्रश्न, तेलंगाना नया राज्य कब बना? तेलंगाना नया राज्य 12, 13, 14 या 15? 2 जून सभी की डेट है, तो यानी जून के अंदर बने 12, 13, 14 या 15। सही उत्तर क्या है? बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल, तीसरा 2 जून 2014 को। और ध्यान रखिएगा अब तक ये सबसे लास्ट में बना है, तो हम इसको कहेंगे वर्तमान परिस्थिति तक, आज दिन तक ये नवीनतम राज्य है। सबसे लास्ट में बना राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। और ये किस राज्य से अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश। ये वही आंध्र प्रदेश है जिसे भाषा के आधार पर भारत में सबसे पहले बनाया गया था। तो 2 जून 2014 को। अगला प्रश्न, सन 2000 के अंदर कौन से राज्य बने थे? एक बात तो ऑप्शन देखकर क्लियर हो रहा है भी कोई 3 राज्य बने थे एक साथ ही 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर। वो कौन से हैं? थोड़ा सा गौर कर लें, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, एक ही प्रश्न में कई चीजें क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हो गया जी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये तीनों ही राज्य किस साल बने थे? सन 2000 के अंदर बने थे। और इसके बाद में आपको पता है 2014 में फिर तेलंगाना है वो बना था। तो छत्तीसगढ़ ये किससे अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ है ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड की बात करें तो ये यूपी से अलग हुआ था। और झारखंड की बात करें तो ये बिहार से अलग करके इसे बनाया था। तो छत्तीसगढ़ का जन्म मध्य प्रदेश को तोड़कर किया गया, यूपी को तोड़कर उत्तराखंड बनाया गया और बिहार को तोड़कर झारखंड है वो स्टेट बनाया गया। और सन है 2000। तो लीजिए साहब, ये थे बच्चों आज के 32 प्रश्न। और जल्दी से अब आप अपना काउंट करें भी आज आपके कितने प्रश्न सही हुए। उन सब का जवाब है
सभी बच्चे आप जरूर कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे भी 32 में कितने प्रश्न आज आपके सही हुए। इसी प्रकार से अपनी ये रिवीजन की सीरीज एमसीक्यू चलती रहेगी। हमने सेकंड बुक का वापस रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया है। 2 वीडियो क्लास में पूरा चैप्टर रिवाइज कर दिया, अब उस चैप्टर का हमने एमसीक्यू कर लिया। अब हम अगला जो अपनी क्लास होगी पॉलिटिकल की, यानी हम सेकंड चैप्टर सेकंड बुक का पहले रिवीजन करेंगे, फिर उसके एमसीक्यू क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे। ये अभ्यास अपना लगातार चलता रहेगा परीक्षा तक। हर चीज आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगी, एक एक चीज जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन सब के ऊपर बात करेंगे। अपने आप याद होगी, जब बात करेंगे तो याद अपने आप हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।